दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महान आत्मा महात्मा गांधी जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है, पोरबंदर, गुजरात का। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। कौन नहीं जानता इनको। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, इनकी कुछ कथाएं के बारे में, कैसे उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया। एक झलक महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हो गई और उसके बाद उनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल गांधी, मनीलाल, रामदास और देवदास। जी हाँ दोस्तों, ये उनके 4 पुत्र हैं जो आपको तस्वीर में दिख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके उन कार्य के बारे में जिनसे ये आज जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको हो सके। कितना खूबसूरत सा कोट कहा है, हमेशा इग्नोर करो उन्हें जो तुम्हें परेशान करते हैं। जी हाँ भी दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में, ये जाना। इनकी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 13 साल की उम्र में अरेंज मैरिज इनकी शादी हुई कस्तूरबा गांधी से और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो चलिए जानते हैं महात्मा गांधी के उन क्रिया के बारे में, उन कार्यों के बारे में जो ये बताती है कि सचमुच ऐसे व्यक्ति अब धरती पर दोबारा पैदा नहीं ले पाए। अजीब लगता है दोस्तों, रियली मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत अजीब लगता है जब कल्पना करता हूँ कि उस टाइम जब ये सोशल मीडिया नहीं होती थी फिर भी इनके इतने फॉलोअर्स होते थे। कुछ तो होगा इनमें बात दोस्तों। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये ऐसे शक्ति थे जिनसे लोग एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह चिपकना चाहते थे। रियली ऐसे महान व्यक्ति को मेरा सलाम है। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी की ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखें ताकि आपको उनके जीवंत का एहसास हो। रियली ये हमारे बीच में अभी भी हैं। Well, hello, Mac. How are you Glad today? to see you. Boy, I haven't seen you since I was City. Boy, it That's looks right. good to see an old friend. Say, is Mahatma here, G here today? Yes, he's here today. Well, look, how do you think his chances? Is there any chance of getting a little talking picture of him? We got all our sound equipment. A talking picture? Yeah, get all the sound equipment right here in the truck. Bring the stuff in, Anthony. Right in here. Hurry up, and unload it now. You want a talkie of him? Yeah, we want to get a talkie of him. Well, Mr. Gandhi is one of the most difficult subjects in the world for a talkie. He has a very feeble voice. And moreover, he has a very deep prejudice against being photographed at all. If England does not grant your demands, what course of action? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब हम जानेंगे गांधी जी की वो प्रारंभिक शिक्षा जो उन्होंने 9 वर्ष से शुरुआत की राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में। अंकगणित, इतिहास, भूगोल और भाषाओं की वो बुनियादी बातों का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में वो राजकोट के एक हाई स्कूल में गए। उसी टाइम उनकी सगाई भी हुई। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई शादी के दौरान, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं और उसे पूरा किया। उस प्रारंभिक शिक्षा को उन्होंने पूरा किया। उसके बाद उन्होंने 1888 में गुजरात के भावनगर में समालदास कॉलेज में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने उनके परिवार के द्वारा यह बताया गया कि अब इनके पढ़ाई के लिए इन्हें लंदन भेजा जाए।
फिर सचमुच वे भी अपने कॉलेज से उस समय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। तब एक शर्त पर उनको भेजा गया कि वो न नॉन वेज खाएंगे, न वाइन पिएंगे और न महिलाओं को छुएंगे, न देखेंगे। सपोज दैट, ओके, देखेंगे जरूर, छुएंगे नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बने रहिए। एक वाकया है कि जब वे किसी के यहाँ रह रहे थे, वो विदेश लंदन में, तो जो मकान मालकिन थी, उनकी बेटी को गांधी जी से प्रेम हो जाता है। गांधी जी के सामने वे अपना प्रस्ताव रखते हैं, अपने दिल की बातों को रखते हैं। गांधी जी बहुत ही शर्मीले मिजाज के थे, तो उन्होंने उनसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को बतलाते हुए बताया कि मेरी शादी कस्तूरबा से हो चुकी है और मैं आपसे प्रेम में नहीं रह सकता, मतलब आपके मैं प्रेम में नहीं रह सकता। तो ये बातें सुनकर उनके हंसी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी शादी जब उन्होंने सुना कि इनकी शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो चुकी है, सो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर में हुआ क्या। रियली दोस्तों, ये स्टोरी जो है माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ बुक से ली गई है और मैं वहीं पढ़ा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। आई होप ये स्टोरी छोटी सी आपको अच्छी लगी होगी। ये पिक्चर तो दोस्तों जरूर आपको याद दिलाती हुई कुछ, जी हाँ दोस्तों, ये वही पिक्चर है, ये वही स्टोरी है, ये वही घटना है जहाँ से इनके क्रांतिकारी बनने का शुरुआत होता है, और बिना किसी हिंसा के। जी हाँ, 1893 की बात है। वे वकील के रूप में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ उन्हें नस्लीय भेदभाव का पहला अनुभव था, जब उन्हें प्रथम श्रेणी के टिकट रखने के बावजूद भी उन्हें अपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि यह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था और किसी भी भारतीय या अश्वेत को, यानी काले लोगों को बैठने की अनुमति नहीं थी, चाहे वो किसी भी श्रेणी का टिकट लेकर रखे हों, मतलब प्रथम श्रेणी का। तो ये जो दृश्य, ये घटना उनके दिल को छूती है, और यहीं से उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं इस नस्ल भेदभाव को जड़ से मिटा दूंगा। जी हाँ, दादा अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अपने केस लड़ने के लिए बुलाया था। वहीं से उन्होंने इसकी नींव डाली और दक्षिण अफ्रीका से जड़ से ख़त्म किया ये नस्ल भेदभाव को। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, ज़रूर पढ़िएगा अगर कभी मौका मिला तो। उसके बाद वे भारत 1917 में लौटे। राम कुमार शुक्ला जी बिहार चंपारण में उन्हें बुलाया और उस दयनीय स्थिति को बताया जो किसान की बनी हुई थी। ये मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। स्टोरी जो था कुछ इस प्रकार है कि अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों पर ज़बरदस्ती 3 कठिया खेती अर्थात 3 कट्ठे में नील की खेती उगाने को मजबूर करता था। चूँकि नील की खेती से कोई प्रॉफिट नहीं था और यूरोप में इसका डिमांड भी ख़त्म हो गया था, तो इसे करने से कुछ लाभ नहीं था। इतना ही नहीं, ये ज़मीन को बंजर कर देता था। लेकिन अंग्रेज़ों के जो अत्याचार इन पर हो रहे थे वो कदापि सहने योग्य नहीं था। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे समझते हुए निश्चय किया कि वे इसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे, और उन्होंने इसके विरोध लड़ाई किया बिना हिंसा के, और वो विजय होंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि वे भारत आए और केक खाएं। केक का मतलब होता है चंपारण, ए का मतलब होता है अहमदाबाद, और के का मतलब होता है खेरा आंदोलन। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया और वहाँ भी वे विजय हुए, क्योंकि उन्हें जितनी मजदूरी मिलती थी वो उनके लिए उचित नहीं था, और जो उनसे ओवर टाइम कराया जाता था वो भी उनको कोई भी भुगतान नहीं किया जाता था। इसलिए
उन्होंने ये किया। उसके बाद खेरा आंदोलन जो किसान वर्ग के लिए था, पूंजीपति लोग जो उन पर हक जमा कर उन पर कब्जा करते थे उनकी ज़मीनों पर, उन्होंने उसके विरुद्ध कार्य किया और उन्होंने यहाँ भी विजय पाया। यहीं से तो दोस्तों उनकी क्रांति की शुरुआत होती है और वे पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं। पॉलिटिक्स में क्या कहूँ, वे पॉलिटिशियन कम और स्पिरिचुअल लीडर बहुत ज़्यादा थे। आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक नेता थे जो लोगों को बस यही शिक्षा देते थे, बिना हिंसा के आप हर एक कार्य को कर सकते हैं, बस आप में वो सकारात्मक भाव होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। इसके बाद भारत में एक बहुत ही निर्मम दृश्य देखने को मिला, वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, वही जालियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उसमें बच्चे, औरत और ना जाने कितने नवयुवक मारे गए बिना किसी कसूर के। इसके बाद 1919 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इन्होंने यह प्रण लिया कि अब ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और लेकिन इन्होंने एक प्रण भी लिया था कि सत्य और अहिंसा के द्वारा ही यह काम को किया जाएगा अंग्रेज़ों के विरुद्ध। परंतु शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और इसी बीच 1922 को चौरा चौरी कांड में एक थाने को जला दिया गया आम जनता के द्वारा, जिससे गांधी जी आहत हो गए और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब वो इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारे नेताओं ने, चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने उनसे आग्रह किया कि गांधी जी हम आपके साथ हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए, परंतु उन्होंने भविष्य देख लिया था भविष्य कि अब इसकी दशा सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों निरंतर ये चलता रहा। 22 के बाद बहुत सारे संघर्ष हुए, 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए सेकंड में, गोलमेज सम्मेलन सेकंड में। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और समझौते के बाद ही इसी बीच 30 को क्या हुआ, दांडी मार्च शुरू की गांधी जी ने, जहाँ पर उन्होंने लगभग 78 फ्लोर के साथ यानी 78 अनुचरों के साथ लगभग 241 मील की यात्रा की और नमक इकट्ठा कर उन्होंने यह प्रण लिया और लोगों से दिलवाया कि अब वो विदेशी वस्तु का बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे। दोस्तों ये लगातार कहानी चलती रही, गांधी जी रुके नहीं, बहुत सारी परेशानियां आए, जेल भी जाना पड़ा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों यही तो जीवन की सबसे बड़ी रीति है। अगर आप संघर्ष में भाग जाते हो तब आप आगे कैसे बढ़ोगे? जीवन का सार है संघर्ष। तो दोस्तों इसके बाद कुछ यूँ हुआ, अब गांधी जी को समझ में आ गया था कि अब जो है इसकी रणनीति बदलनी पड़ेगी और वो मौका आया 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहे थे। इधर ब्रिटिश उस वर्ल्ड वार में बिल्कुल व्यस्त हो चुका था। समय बीता 8 अगस्त 1942, यही वो दिन है दोस्तों, जी हाँ यही वो दिन है दोस्तों जहाँ पर गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। और सच में ये गर्म लोहे पर हथौड़े मारने के बराबर था। और इसके बाद तो बिल्कुल तकदीर बदल गई भारत की। अब मरता क्या नहीं करता, इंग्लैंड की हालत यही थी। आखिर वो विश्व युद्ध संभालता या इधर भारत को संभालता। उन्होंने इसे किया कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने सोचा कि पहले राय मशवरा किया जाए। उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन को लाया और भारत का अपना संविधान हो, इस पर बात हुई। गांधी जी बिल्कुल इस बार रेडी थे, भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल रेडी थे, उन्होंने सबका पहले समाधान कर चुके थे। ठीक है, वाई 1946 में 1947 में हमारा देश क्या हुआ दोस्तों, आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन इसी बीच एक उन्मादी व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को
निर्मम हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहा जाता है कि वो उस टाइम मंदिर में ही थे और उन्हें गोली मार दिया गया और उसी क्षण वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर दिए। तो दोस्तों, इस तरह से एक महान व्यक्ति की गाथा मैंने सुनाई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए नॉलेजेबल होगी। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इसकी जानकारी ले सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसे किस व्यक्ति के बारे में जानना है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, और हमेशा केयरफुल रहिए एंड खुश रहिए, बी पॉजिटिव। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।